morning to all of you. Welcome to MLP YouTube classes. Today we discuss chapter number 35 National Emblems. नेशनल एम्बलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम अपने चैप्टर नंबर 35 में. डियर स्टूडेंट्स, मैच द फॉलोइंग एम्बलम्स टू द रिलेटेड कंट्रीज. हमारे पास नेशनल एम्बलम्स की पिक्चर है और कुछ कंट्रीज़, उनसे रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं उनकी नेम्स लिखे हुए हैं, हमें मैच करना है उनको. वी हैव 2 कॉलम्स इन दिस चैप्टर. कॉलम ए विच इज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, हियर इज़ कंट्रीज़. कॉलम ए में कंट्रीज़ गिवन है एंड कॉलम बी इज़ ऑन द राइट हैंड साइड. इट हैज़ एम्बलम्स. एम्बलम्स के नेम लिखे हुए हैं, सो मैच इट. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट नंबर पे है हमारा इंडिया. द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज लायन कैपिटल. लायन कैपिटल जो है वो हमारा इंडिया का नेशनल एम्बलम है. आप देख सकते हैं पिक्चर भी गिवन है हमारे साथ चैप्टर में, नेम के साथ पिक्चर भी गिवन है. सेकेंड इज यूएसए. द नेशनल एम्बलम ऑफ यूएसए इज बैड ईगल. बेल्ट ईगल जो है वो हमारा यूएसए का नेशनल एम्बलम है. आप देख सकते हैं पिक्चर भी गिवन है. थर्ड वन इज बेल्जियम. बेल्जियम जो हमारा कंट्री है उसका नेशनल सिंबल है लायन. थर्ड नंबर पे एफ के सामने लिखा हुआ है लायन. थर्ड नंबर राइट करेंगे एंड पिक्चर आप देख सकते हैं. फोर्थ नंबर पे है स्पेन एंड द नेशनल एम्बलम ऑफ स्पेन इज ईगल. आप देख सकते हैं ईगल की पिक्चर गिवन है. फिफ्थ इज ब्रिटेन एंड द नेशनल एम्बलम ऑफ ब्रिटेन इज वाइट लिली. वाइट लिली जो है वो ब्रिटेन का नेशनल एम्बलम है. नेक्स्ट इज बांग्लादेश. द नेशनल एम्बलम ऑफ बांग्लादेश इज वाटर लिली. सेवंथ इज ईरान. ईरान का नेशनल एम्बलम है रोज. एंड एट्थ वन इज रशिया. रशिया का नेशनल एम्बलम है डबल हेडेड ईगल. लेट्स रिवाइज अगेन. द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज, आप देख सकते हैं, लायन कैपिटल. सेकंड इज यूएसए, बेल्ट ईगल, बेल्जियम, लायन, स्पेन, ईगल, ब्रिटेन, वाटर लिली, बांग्लादेश, ब्रिटेन, वाइट लिली, बांग्लादेश, वाटर लिली, ईरान, doubled headed eagle. So students, today we discuss our national emblems in chapter number 35. आपको ऐसे ही मैच करना है अपने चैप्टर में एंड ऑल्सो लर्न देम एंड राइट इट इन योर फेयर नोटबुक. आपको फेयर नोटबुक में नीटली क्लीनली राइट करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड अवर चैप्टर नेशनल एम्बलम, चैप्टर नंबर 35. थैंक यू स्टूडेंट्स. Good morning everyone. Let we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we complete our exercise 9.3. Today we will start our exercise 9.4. Now question number first. Binu brought a pencil box for rupees 120.25. मीन्स बिन्नू एक पेंसिल बॉक्स खरीदती है 125.25 रुपीज़ का. एक पेन खरीदती है 65.30 रुपीज़ का और एक भी खरीदती है 32.50 रुपीज़ का. नाउ हाउ मच डिड सी स्पेंड इन ऑल. स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है कि उसने टोटल कितने रुपीज़ खर्च किए इन सभी पे. सो स्टूडेंट्स और स्टेटमेंट. स्पेंड ऑन पेंसिल बॉक्स पे खर्च किए 120.25 रुपीज़. स्पेंड ऑन पेन पे खर्च किए 65.30 रुपीज़. स्पेंड ऑन कॉपी पे खर्च किए 32.50 रुपीज़. नाउ स्टूडेंट टोटल स्पेंड पूछा है तो इनको ऐड कर देंगे. 5 में 0 को प्लस किया 5 में 0 को प्लस किया 5 2 plus 3 5 plus 5 10 0 1 carry. Now point. 5 plus 5 10 plus 2 12 plus 1 carry 13 3 again 1 carry. 2 plus 6 8 plus 3 11 plus 1 carry 12 2 1 carry 1 plus 1 carry 2. So students, he spent in all 223.05 rupees. टोटल वह कितना स्पेंड करती है सभी आइटम्स के ऊपर 223.05 रुपीज़.
I think students you understand. Now we do next question. Now question number second. Karuna bought a doll for rupees 575.50 rupees. करुणा ने एक डॉल खरीदी है, उसकी कॉस्ट क्या है 575.50 रुपीज़. सी गेव 1000 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर. उसने 1000 रुपीज़ का नोट दिया है शॉपकीपर को. हाउ मच चेंज शुड शी गेट बैक. अब उसे कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे स्टूडेंट्स, ये हमें फाइंड करना है. और स्टेटमेंट इज शी गेव टू शॉपकीपर. उसने शॉपकीपर को कितने रुपीज़ किए 1000 रुपीज़. नाउ कॉस्ट ऑफ डॉल, डॉल की कॉस्ट क्या थी 575.50 रुपीज़. नाउ स्टूडेंट्स सी गेट बैक, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे. मीन्स हमें लेफ्ट निकालना है. लेफ्ट निकालना है तो क्या करेंगे माइनस. जीरो में से जीरो को माइनस किया जीरो. नाउ जीरो में से 5 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे जीरो. ये एक कैरी इधर दे देगा नेक्स्ट जीरो को, तो 9 9 9 10. 10 minus 5 5. Now point. 9 minus 5 4. 9 minus 7 2. 9 minus 5 4 0. So students, see get back change 424.50 rupees. उसे कितने चेंज मिलेंगे वापस 420.50 रुपीज़. I think students you understand. Now question number third है selling fan cost rupees 3283.75. स्टूडेंट्स हमें एक सेलिंग फैन की कॉस्ट गिवन है 3283.75. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 सच फैंस. और स्टूडेंट्स हमें सेम ऐसे ही 5 सेलिंग फैंस की कॉस्ट फाइंड करनी है. सो our statement is कॉस्ट ऑफ वन सेलिंग फैन की कॉस्ट है 3283.75 रुपीज़. नाउ कॉस्ट ऑफ 5 सेलिंग फैन की कॉस्ट क्या होगी स्टूडेंट्स 3283.75 मल्टीप्लाई बाय 5. इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ वी मल्टीप्लाई 5 जा 25, 5 टू कैरी, 5 7 जा 35 प्लस 2 कैरी 37, 3 कैरी. Now 5 3s are 15 plus 3 carry 18, 8 1 carry. 5 8s are 40 plus 1 carry 41, 1 4 carry. 5 2s are 10 plus 4 carry 14, 1 carry. 5 3s are 15 plus 1 carry 16. So students, the cost of 5 such selling fan is 16,418.75 रुपीज़. स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट गिवन है, तो आंसर में भी आप राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट पुट करेंगे 1 and 2. नाउ पॉइंट. सो स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ 5 such selling fan is 16,418.75 rupees. I think students you understand. Now we do next question. क्वेश्चन नंबर 4. टीटू बोट ए शर्ट 4 रुपीज़. टीटू एक शर्ट खरीदता है 980.50 रुपीज़ की. एक हैंकी खरीदता है 12.25 रुपीज़ का. एंड एक पेयर ऑफ सॉक्स खरीदता है 130 रुपीज़ का. नाउ स्टूडेंट्स हाउ मच डिड ही पे. स्टूडेंट्स हमें बताना है इन सभी के लिए वो टोटल कितने रुपीज़ पे करेगा. मीन्स दुकानदार को वो टोटल कितने रुपीज़ देगा. नाउ स्टेटमेंट इज पे फॉर शर्ट के लिए पे किए 980.50 रुपीज़. पे फॉर हैंकी के लिए पे किए 12.25 रुपीज़. पे फॉर पेयर ऑफ सॉक्स के लिए पे किए 130.00 रुपीज़. नाउ स्टूडेंट टोटल पूछा है तो क्या करेंगे ऐड करेंगे 0 + 5 5 5 + 0 5 5 5 + 2 7 7 + 0 7. क्योंकि जीरो में किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो इटसेल्फ वही नंबर आता है. 0 + 2 2 2 + 0 2. 8 + 1 9 9 + 3 12 2 1 कैरी. 9 + 1 10 + 1 कैरी 11. So students, he pay is 1,122.75 rupees. टोटल उसने कितने रुपीज़ पे किए 1,122.75 रुपीज़. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. मिस्टर श्यामलाल अर्न्स रुपीज़ 2,279.20 पर वीक. मिस्टर श्यामलाल पर वीक में कितने रुपीज़ अर्न करता है 2,279.20 रुपीज़. हाउ मच डज ही अर्न इन ईच डे. स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है कि वो प्रत्येक दिन कितने रुपए अर्न करता है. स्टूडेंट्स हमें 1 वीक का गिवन है और 1 डे का हमें निकालना है. 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज.
Now statement is 1 week equal to 7 days. Now Mr. Shamlar earns in 7 days. 7 days में वो कितने रुपीस अर्न करता है? 2279.20 रुपीस. Now he earns in 1 day. 1 day में कितने रुपीस अर्न करेगा? 2279.20 को 7 से डिवाइड कर देंगे. स्टूडेंट्स हमें 7 डेज का गिवन है और 1 डे का निकालना है. मीन्स ज़्यादा का गिवन है और कम का निकालना है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स इसको डिवाइड किया तब क्या आया? 325.70 rupees. So students, he earns in each day 325.70 rupees. प्रत्येक दिन वो कितने रुपीस अर्न करता है? 325.70 rupees. I think students you understand. So you do question number 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number the coastal plain and the island. Dear students, in our previous video we will read this chapter half and today we will read this chapter remaining part. So let's start. Dear students, the importance of the coastal plains हम read कर चुके हैं. Today we start the reading the islands. Islands क्या होते हैं? द्वीप. ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड एन आइलैंड. एक ज़मीन का टुकड़ा जो चारों ओर से वाटर से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं. द टू मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड इन इंडिया आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी. दो मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर. पहला कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में स्थित है एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी. और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ है? अरेबियन सी में स्थित है. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इट इज़ ए ग्रुप ऑफ मोर देन 572 आइलैंड्स ऑफ विच ओनली 37 आर इनहेबिटेड. क्या कह रहा है कि ये जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इसके अंदर 572 आइलैंड्स का ग्रुप है जिसमें से केवल 37 ही हैं जिन पर लोग निवास करते हैं, जो आवास के स्थान हैं लोगों के. 37 आइलैंड्स. द निकोबार इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन विच 12 आर इनहेबिटेड. दैट एयर ऑफ दीज आइलैंड्स इज ओवर 8000 स्क्वायर किलोमीटर. ये कह रहा है कि 37 जो हैबिटेट्स हैं, 37 जो आवास हैं उनमें से 12 पर ही लोग रहते हैं. ग्रुप जो 12 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और उसके बाद ये कितने एरिया को कवर करते हैं? 8000 स्क्वायर किलोमीटर को. द नॉर्थ ग्रुप इज कॉल्ड द अंडमान आइलैंड एंड द साउथ ग्रुप इज नोन एज द निकोबार आइलैंड. जो आइलैंड्स का ग्रुप है उनमें से जो नॉर्दर्न ग्रुप है आइलैंड्स का उसको हम कहते हैं अंडमान आइलैंड और साउदर्न ग्रुप को किस नाम से जानते हैं? निकोबार आइलैंड के नाम से. और कंप्लीट को इकट्ठा क्या बोलेंगे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो इंडिया के एक केंद्र शासित प्रदेश है. पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड की कैपिटल है. नेक्स्ट इज द आइलैंड्स आर कवर्ड विद फॉरेस्ट. जो आइलैंड्स है वो जंगल से कवर्ड है, वन से कवर है. ओनली ए फ्यू ऑफ दैम आर इनहेबिटेटेड. इनमें से कुछ ही है जिन पर लोग रहते हैं. दिस फॉरेस्ट आर द होम ऑफ ट्राइबल पीपल्स. ये जो फॉरेस्ट है ये जनजातीय लोगों के लिए घर है. इंदिरा पॉइंट ऑन द निकोबार आइलैंड इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. जो ये यहाँ पे दिखाया हुआ है बेटा ये इंदिरा पॉइंट है जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है. कहाँ पर है? ये निकोबार आइलैंड में है. द रीजन इज वार्म बट प्लेजेंट. ये जो रीजन है ये गर्म है लेकिन आनंददायक है. कूल सी ब्रीज ऑलवेज ब्लो हेयर. ठंडे जो सी ब्रीज है वो यहाँ से गुजरते हैं, ठंडी सी ब्रीज जो हवाएं हैं. राइस एंड कोकोनट आर द मेजर क्रॉप ऑफ दिस रीजन. इस रीजन के अंदर चावल और कोकोनट की जो खेती है वो अधिक की जाती है. फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी. मछली जो पालन है वो यहाँ पर मछली पकड़ना यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है. फार्मर ग्रो पल्सिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फार्मर्स जो हैं वो पल्सिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज लक्षद्वीप आइलैंड. लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स. लक्षद्वीप जो है वो 36 आइलैंड्स का ग्रुप है. इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 32 स्क्वायर किलोमीटर. ये 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है.
इट इज़ सिचुएटेड इन द अरेबियन सी क्लोज टू द मालाबार कोस्ट। ये जो है ये अरेबियन सी में स्थित है, लक्षद्वीप आइलैंड और मालाबार कोस्ट के पास। ओनली 10 आइलैंड्स हैव पीपल लिव ऑन दैम। इनमें से केवल 10 ही आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पर लोग रहते हैं। 36 में से 10 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। इट्स कैपिटल इज कावर्ती। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावर्ती। लक्षद्वीप आइलैंड आर कॉल्ड कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड को प्रवाल आइलैंड भी कहते हैं, कोरल आइलैंड भी कहते हैं। ए कोरल आइलैंड कंसिस्ट ऑफ द हार्ड बॉडी कवरिंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय थिनी सी क्रिएचर्स कॉल्ड कोरल। ये कह रहा है जो कोरल आइलैंड है वो उससे बनता है कि सागर के अंदर जो प्रवाल जनजाति के जीव रहते हैं उनके मरने के बाद उनकी जो हार्ड बॉडी है वो जब एक दूसरे के ऊपर लगती हुई चली जाती है तो उसके कारण ये आइलैंड्स बनते हैं जिनको हम कोरल आइलैंड्स कहते हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दीज रीजन आर फिशर्स एंड एग्रीकल्चर्स। ये जो रीजन है इसके अंदर मेन व्यवसाय है मछली पालन करना और कृषि करना। कोकोनट इज़ द मेन क्रॉप ग्रो हेयर। कोकोनट जो है वो यहाँ पर मुख्य रूप से उगाया जाता है। राइस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रो हेयर। राइस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी यहाँ पर ग्रो होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ आइलैंड्स। दीज आइलैंड्स अट्रैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। ये जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर लोग बहुत अधिक मात्रा में घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन के आकर्षण के कारण है। ऑल्दो द क्लाइमेट इज़ वार्म। यहाँ पर भी क्लाइमेट गर्म पाई जाती है। हाउएवर इट इज़ वेरी प्लेजेंट ड्यू टू कोल्ड सी ब्रीज। ये जो है ये जब ठंडे कूल सी ब्रीज जब बनते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की ही तरह तो ये बहुत अधिक प्लेजेंट रहता है। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप जो है वो इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। So dear students, I hope you understand and you learn completely this chapter 2 times. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों आज कक्षा 4 में हम करेंगे पाठ 12 आम का पेड़। पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ में शिक्षण संकेत। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया है कि वृक्ष हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। ये हमारे द्वारा छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हम उनके द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वृक्ष हमारे जो है जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभी हम पाठ पढ़ेंगे। मोहन को अपने दादाजी से बहुत प्यार है। घर में उसके माता पिता भी हैं, पर मोहन को अपने दादाजी के साथ रहना अच्छा लगता है। दादाजी मोहन को कहानियाँ सुनाते हैं, उसके साथ गांव घूमने जाते हैं और कभी भूले से भी उसे डांटते नहीं। एक दिन मोहन ने दादाजी से कहा, दादाजी अगर हमारे घर में एक आम का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। जब जी चाहता आम तोड़कर खाते। देखो बेटा, फल के अलावा जब पेड़ बड़ा होता है तो ठंडी छाया देता है। आम की पत्तियों से बंधनवार बनाई जाती है। अरे तुम भूल गए, आम की पत्तियों से तुम पीपनी बनाकर बाजा भी तो बजाते हो, दादाजी ने हंसते हुए कहा। अगले दिन सुबह सुबह मोहन की खुशी का ठिकाना न था। उसने देखा कि दादाजी एक आम का पौधा लाए हैं। कौन लाया था आम का पौधा? मोहन के दादाजी। वे बोले, मोहन तुम्हारे लिए आम का पौधा ले आया हूँ। जब यह पौधा पेड़ बन जाएगा तो इस पर तोते, कोयल, मैना और न जाने कितनी तरह के पक्षी आया करेंगे। वे इस पर अपना घर भी बना लेंगे। वाह, तब तो बड़ा मज़ा आएगा। कोयल की आवाज़ कितनी मीठी होती है। हाँ मोहन, पेड़ इंसान और पक्षियों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। कौन होते हैं इंसान और पक्षियों के अच्छे दोस्त? पेड़। पंछी तो पेड़ों पर ही बसेरा करते हैं, यानी कि पंछी जो है पेड़ों पर ही रहते हैं, अपना घर बनाते हैं।
दादाजी, पेड़ तो बात नहीं करते, फिर वे हमारे दोस्त कैसे बन सकते हैं? यह बात ठीक से समझ लो। पेड़ वातावरण से जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें साफ हवा यानी ऑक्सीजन देते हैं। तो कौन सी गैस लेते हैं पेड़? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस देते हैं हमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन न हो तो हम सांस नहीं ले सकते, जिंदा नहीं रह सकते। इसका मतलब पेड़ हमारी ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं समझ गया दादाजी, पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। समय बीतता गया। मोहन रोज़ आम के पौधे को पानी देता। पौधा धीरे धीरे पेड़ का रूप लेकर बड़ा होने लगा। उसके हरे हरे पत्ते सबको अच्छे लगते। कुछ समय बाद आम के पेड़ में बोर आ गए। कोयल आकर आम के पेड़ पर कुहू कुहू गीत गाने लगी। इस प्रकार पक्षियों ने आम के पेड़ पर अपना बसेरा कर लिया। कई प्रकार के पक्षियों ने आम के पेड़ पर अपना बसेरा कर लिया। मोहन अब आम के पेड़ के नीचे बैठकर पाठ याद करता। मोहन के पिता को एक परेशानी थी। आम के पेड़ में जब फल लगते, बाहर के बच्चे पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश करते। रोज रोज की इन घटनाओं से तंग आकर मोहन के पिता ने आम का पेड़ कटवाने का निश्चय कर लिया। किसने आम का पेड़ कटवाने का निश्चय किया? मोहन के पिता ने। एक दिन पेड़ काटने वाले कुल्हाड़ी लेकर आ गए। मोहन ने पेड़ काटने से मना किया। मैं इस पेड़ को नहीं काटने दूंगा, यह मेरा दोस्त है। किसने कही ये बात? मोहन ने। वह पेड़ के तने से लिपट गया और रोते हुए बोला, पिताजी, इसे मत कटवाओ, यह पेड़ हमारा दोस्त है। सारी जहरीली गैस लेकर यह हमें साफ हवा देता है, ठंडी छाया और मीठे फल देता है। बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेता। मोहन ने पेड़ के तने को प्यार से सहलाया और रोते रोते हिचकियाँ लेने लगा। माँ सोचने लगी, मोहन कहता तो ठीक है, ये पेड़ तो हमें देते ही हैं, लेते कुछ नहीं। ये दाता हैं, दाता यानी देने वाले। फिर क्यों न मोहन की बात मान ली जाए। तुम ठीक कहते हो मोहन, अब मैं आम का पेड़ नहीं काटने दूंगी। साथ ही हम अमरूद और लीची के पेड़ भी आंगन में लगवाएंगे। किसने कही ये बात? मोहन की माँ ने। हाँ बेटा, हम गलती कर रहे थे, पेड़ सचमुच हमारे दोस्त हैं, उसके पिताजी ने कुछ सोचकर कहा। वैसे पेड़ कटवाने की बात सोचकर उन्हें भी दुख हुआ था, पर रोज रोज की घटनाओं से वह तंग आ गए थे। हमारी किताब में लिखा है कि पेड़ पानी बरसाने और बाढ़ रोकने में भी मदद करते हैं। किस किस चीज़ में मदद करते हैं? पानी बरसाने यानी बारिश करवाने में और बाढ़ रोकने में। पेड़ काटना ठीक नहीं है। माता पिता को मानते देख मोहन खुश होकर बोला, किताब में ठीक लिखा हुआ है मोहन, अब हम इस पेड़ को काटने की गलती नहीं करेंगे। पेड़ों से प्यार का रिश्ता जोड़ना ही ठीक है, माँ ने कहा। मेरी अच्छी माँ, मेरे अच्छे पिताजी। मोहन ने अपनी माँ का हाथ चूमा और आंसू पोंछकर खेलने भाग गया। आम के पेड़ से कोयल ने भी खुशी का गीत गाया, कुहू कुहू। तो बच्चों, देखा आपने कि पेड़ हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं, किस तरह से हमारा जीवन जीने में हमारी मदद करते हैं। तो हमें पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ को आप अपनी पुस्तक से अच्छे से पढ़ेंगे। इसके साथ ही कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello students, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video of class 4th English reader. I am your English teacher Reena Yadav, and now we will start our question answer. In our last video we have completed book exercise of chapter
12. Diamond as big as almonds. And now we will start our question answer. So let's start. Our first question is part D. Answer the following question in 1 or 2 words. हमें इनका आंसर किसमें 1 या 2 वर्ड्स में देना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सन्स डिड द किंग हैव. जो किंग था, राजा था, उसके कितने बेटे थे उसके पास. तो आंसर होगा 1 सन, क्योंकि जो राजा था उसके पास कितने बेटे थे, 1 सन था, एक बेटा था. और सेकंड क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वाज हिज सन. उसका बेटा था वह कितने वर्ष का था. तो आंसर होगा 10 ईयर्स ओल्ड. कितने ईयर्स का था, 10 वर्ष का था. थर्ड क्वेश्चन इज डिड द किंग think all his courtiers would be good advisors for his son. जो राजा थे, क्या जो राजा थे वो ये सोचते थे कि जो दरबारी है सभी, वो उसके बेटे के लिए अच्छे सलाहकार हैं. तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि जो किंग था उसने सभी से क्या किया था, क्वेश्चन किया था. तो सभी दरबारियों ने जो क्वेश्चन था वो रॉन्ग दिया था. ओनली 1 दरबारी था जिसने कि राइट आंसर दिया था. पार्ट एफ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस. किस में देना है, 1 सेंटेंस के अंदर हमें इनका आंसर देना है. ये हमारे थे 1 या 2 वर्ड्स के और ये 1 सेंटेंस के. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड किंग वांट टू फाइंड फॉर हिज सन. राजा क्या क्या खोजना चाहते थे अपने बेटे के लिए. तो क्या आएगा आंसर. आंसर द किंग वांटेड टू फाइंड अ गुड एडवाइजर फॉर हिज सन बिफोर ही डाइड. जो राजा थे वो अपने मरने से पहले अपने बेटे के लिए एक अच्छा सलाहकार खोजना चाहते थे. क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट ई का 2. Who did not answer the king's question? Where was he sitting? राजा के प्रश्न का उत्तर किसने नहीं दिया था और वह कहाँ बैठा था. तो आंसर होगा There was one courtier who did not answer the king question. केवल एक दरबारी वहाँ था जिसने कि राजा का जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर नहीं दिया था. He was sitting in a corner. वह एक कॉर्नर में बैठा हुआ था. So students, please write these question answer in notebook. Thank you. Have a nice day. Good morning all of you. Today I will start your science class online. I am Sonal, your science teacher. Dear student, in our previous class we read chapter 6. Today we will read remaining chapter. Let's start. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. उसके बाद पढ़ा था पार्ट्स ऑफ टूथ, क्राउन, डेंटिन, इनेमल. फिर पढ़ा था टाइप्स ऑफ टीथ. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ: कैनिन्स, इंसिजर, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स एंड विजडम टीथ. अब है टूथ डिके. अवर माउथ इज़ फुल ऑफ बैक्टीरिया. जो हमारा माउथ है, मुंह है, फुल ऑफ बैक्टीरिया है. हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट types live on our teeth, gums and tongue. Our mouth is हमारा जो मुंह है वो किससे फुल भरा हुआ है, बैक्टीरिया से. हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स लिव ऑन आवर टीथ. 100 से भी ज़्यादा जो बैक्टीरिया है वो हमारे दांतों पर रहते हैं, गम्स, मसूड़ों में, एंड टंग, जीभ पर. सम बैक्टीरिया आर हेल्पफुल. जो कुछ बैक्टीरिया है वो तो हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल है. हाउएवर सम कैन बी हार्मफुल. और कुछ बैक्टीरिया क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक है. एंड कॉज टूथ डिके. जो नुकसानदायक है वो क्या करता है, जिससे क्या हो जाता है, टूथ डिके. हमारे जो दांत है उसमें कैविटी हो जाती है. टूथ डिके इज द रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन विद सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट यूज सुगर्स इन फूड टू मेक एसिड. जो टूथ डिके है वो किसका रिजल्ट है, ये इन्फेक्शन हो जाता है किसमें, दांतों में. किससे, सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से जब हम क्या खाते हैं, सुगर्स इन फूड, भोजन में ज़्यादा सुगर्स लेते हैं, टू मेक एसिड. और जो शुगर होती है वो किस में बन जाती है, फिर एसिड में कन्वर्ट हो जाती है ओवर टाइम. जैसे जैसे टाइम बीतता है, दीज एसिड्स कैन मेक अ कैविटी.
जो ये एसिड्स है ये क्या बना लेते हैं, कैविटी। कैविटी को हम होल भी बोलते हैं, जिससे जो दांतों में जब होल हो जाता है उसको हम बोलते हैं कैविटी। डेंटल प्लेग इज अ स्टिकी कलरलेस फिल्म ऑफ बैक्टीरिया। जो डेंटल प्लेग है, जो दांत की जो मैल है, वो क्या है, कलरलेस फिल्म ऑफ बैक्टीरिया होती है। व्हेन ए टूथ इज एक्सपोज टू एसिड फ्रीक्वेंटली, द रिपीटेड साइकिल ऑफ एसिड अटैक cause the enamel to continue to lose minerals. When a tooth is exposed to acid, जब जो इसमें मैंने पहले बताया था, जो जब हम भोजन में शुगर लेते हैं तो वो एसिड में चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है, जो ये ज़्यादा एसिड बन जाता है, फिर क्या होता है, कैविटी हो जाती है। और जो हमारा इनेमल है, मैंने कल पढ़ाया था, इनेमल में क्या हो जाता है, फिर वो क्या हो जाता है, जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो भी लॉस हो जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन टूथ डिके। इससे क्या होता है, टूथ डिके हो जाता है। Enamel can repair itself by using minerals from saliva and fluoride, toothpaste or other sources. Enamel can repair itself. जो enamel है हमारा वो रिपेयर हो जाता है itself, अपने आप, by using minerals from saliva. हमें क्या मिल जाता है, saliva से minerals मिल जाता है, and fluoride from toothpaste, और toothpaste से क्या मिल जाता है, fluoride। तो वो enamel है वो अपने आप रिपेयर हो जाता है। हाउएवर इफ़ द टूथ डिके प्रोसेस कंटिन्यू, जब हमारा जो टूथ डिके है, दांतों में जो कैविटी हो जाती है वो कंटिन्यू रहती है, लगातार रहती है, मिनरल्स आर लॉस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जो मिनरल्स है वो क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। ओवर टाइम द इनेमल इज़ वीकन एंड डिस्ट्रॉय फॉर्मिंग अ कैविटी। तो फिर क्या होता है, जो इनेमल है वो कमज़ोर हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे क्या होती है, कैविटी में फॉर्मिंग हो जाती है। अब लुकिंग आफ्टर टीथ, हम अपने दांतों की कैसे देखभाल कर सकते हैं। बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स वी कैन कीप आवर टीथ हेल्दी एंड स्पार्कलिंग दे आर। बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स, कुछ सिंपल रूल्स है जिससे हम क्या रख सकते हैं, अपने दांतों को हेल्दी एंड स्पार्कलिंग यानी कि चमकते रख सकते हैं। दे आर ब्रशिंग टीथ विद ए फ्लोराइड टूथपेस्ट ट्वाइस ए डे। हमें अपने दांतों पर क्या करनी चाहिए, टूथपेस्ट करनी चाहिए फ्लोराइड टूथपेस्ट से, कितनी बार, दिन में 2 बार। सेकेंड इज द बेस्ट वे टू ब्रश टीथ इज इन लिटिल सर्कल्स अंटिल वी हैव कवर्ड एवरी सरफेस ऑफ एवरी टूथ। जो बेस्ट वे है ब्रश करने की दांतों पर वो क्या है, हमें छोटे छोटे सर्कल्स में करनी चाहिए। वी हैव कवर्ड एवरी डे सरफेस ऑफ एवरी टूथ। जब हम ब्रश करते हैं तो जो छोटे छोटे सर्कल्स है, यानी कि सारे दांतों पर होनी चाहिए ब्रश अप एंड डाउन, ब्रश ऊपर नीचे दांतों पर करनी चाहिए, रादर देन साइड टू साइड, और साइड में भी करनी चाहिए। थर्ड इज इट इज़ आल्सो गुड टू क्लीन बिटवीन द टीथ विद डेंटल फ्लोस। हमें किसे दांतों को साफ करना चाहिए, डेंटल फ्लोस से, विच इज़ अ स्पेशल स्ट्रिंग फॉर क्लीनिंग टीथ। ये डेंटल फ्लोस क्या है, एक स्पेशल स्ट्रिंग है जिससे दांतों को साफ किया जाता है। एटलीस्ट वंस आ डे, दिन में 1 बार। दिस रिमूव्स फूड पार्टिकल्स एंड प्लेग। जिससे ये जो डेंटल फ्लोस है ये क्या करता है, जो रिमूव करता है फूड पार्टिकल्स को, जो भोजन के छोटे छोटे पार्टिकल्स दांतों में रह जाते हैं उसको, एंड प्लेग क्या होता है, दांत का जो मैल होता है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। फोर्थ इज इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू विजिट द डेंटिस्ट ऑन आ रेगुलर बेसिस। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए, विजिट करना चाहिए डेंटिस्ट को, दांतों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए रेगुलर बेसिस में, यानी कि 2-3 महीने में तो एक बार जाना ही चाहिए। द डेंटिस्ट विल लुक आउट फॉर एनी प्रॉब्लम्स। जो डेंटिस्ट है वो क्या बताता है, फिर दांतों में अगर कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में बताएगा। एंड क्लीन एंड पॉलिश द टीथ, और दांतों को साफ करेगा। वी कैन आल्सो प्रिवेंट टूथ डिके बाई ईटिंग फीवर सुगरी स्नैक्स एंड सुगरी ड्रिंक्स। हम अपने दांतों पर जो टूथ डिके होता है उससे भी प्रिवेंट कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे, ईटिंग करेंगे फीवर सुगरी स्नैक्स एंड सुगरी ड्रिंक्स। जो कम शर्करा वाली जो स्नैक्स होते हैं या फिर ड्रिंक्स होते हैं उनको ईट करेंगे तब। मिल्क इज़ एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ। जो दूध है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ। यदि हमें अपने दांतों को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी स्वस्थ रखना है तो दूध भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूध पीना भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। कैल्शियम इन मिल्क हेल्प प्रोटेक्ट द टीथ अगेंस्ट गम डिजीज एंड कीप्स द जॉबोन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। जो मिल्क में जो कैल्शियम होता है वो किस में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट द टीथ, दांतों को प्रोटेक्ट करता है टूथ कैविटी से, अगेंस्ट गम डिजीज, जो हमारे जो मसूड़े होते हैं उनमें जो बीमारियाँ होती है उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। एंड कीप्स द जॉबोन स्ट्रॉन्ग, और जो हमारा जबड़ा होता है उसको भी क्या रखता है, मजबूत बनाता है। एंड हेल्दी, और स्वस्थ। स्ट्रॉबेरीज टू आर रिच इन गम बिल्डिंग विटामिन सी। अब है समरी। द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमने पहले भी पढ़ चुकी है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड सो दैट न्यूट्रिएंट्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड। जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा वो क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है सो दैट न्यूट्रिएंट्स कैन बी एब्जॉर्ब। जो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक
तत्व है वो, उसको हम क्या करते हैं फिर एब्जॉर्ब करते हैं बाय द बॉडी में। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स चीविंग, स्वेलिंग एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। जो प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? चीविंग, स्लेविंग एंड ब्रीथिंग। क्या क्या होता है? भोजन को हम चबाते हैं, स्वेले करते हैं, फिर क्या करते हैं? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, भोजन को ब्रेक करते हैं, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ मैनी पार्ट्स। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसके पास क्या है? मैनी पार्ट्स, बहुत ज़्यादा पार्ट्स, एंड गोज थ्रू वेरियस स्टेज टू कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड। उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा पहले प्रोसेस होते हैं, फिर क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड, हमारा भोजन कंप्लीट डाइजेशन होता है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। द वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। उसके बाद क्या होता है? जो वेस्ट होता है वो थ्रो आउट होता है बॉडी से। माइक्रोब्स आर वेरी टीनी क्रिएचर्स। जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, दैट कैन बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। उनको हम किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। सब माइक्रोब्स आर हार्मफुल एंड कैन कॉज डिजीज। कुछ माइक्रोब्स क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, और जिससे क्या होती है? डिजीज होती है, बीमारियां होती है। सब माइक्रोब्स आर हेल्पफुल। कुछ माइक्रोब्स क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं, हमारे लिए उपयोगी होते हैं। टीथ हेल्प इन बाइटिंग, चीविंग एंड स्वेलिंग फूड। जो टीथ है, दांत है, वो किस में हेल्प करते हैं? बाइटिंग, भोजन को काटने में, चीविंग चबाने में, एंड स्वेलिंग फूड। टीथ आल्सो हेल्प इन स्पीच। जो दांत है वो और किस में हेल्प करते हैं? बोलने में भी हेल्प करते हैं। ह्यूमन्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन ए लाइफ टाइम। जो मनुष्य है उसके पास कितने सेट ऑफ टीथ होते हैं पूरे जीवन में? 2 टाइप्स, परमानेंट टीथ एंड इज टेम्परेरी टीथ। The temporary teeth is also known as milk teeth. The 20 milk teeth get gradually replaced by permanent or adult set of 32 teeth. जो 20 मिल्क टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ होते हैं, वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं बाद में? परमानेंट टीथ से। और जो अडल्ट होते हैं उसके पास कितने सेट ऑफ टीथ होते हैं? 32 टीथ होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। यू आल्सो रीड दिस चैप्टर। थैंक्स।